चलिए, सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक होगा अपना कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस एक टेंस से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा दो टेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब दो टेंस कौन से हैं और कैसे ज़रूरत पड़ती है और कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, इन सभी की बात हम अच्छे से, बढ़िया से, बेहतर तरीके से कर लेते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब हो गया कि शर्त वाले वाक्य या फिर कंडीशन वाले वाक्य। कंडीशन यानी शर्त। ऐसे वाक्य के अंदर, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर कोई ना कोई कंडीशन रखी जाती है किसी भी काम को करने की, कि अगर ये काम होगा तो आपको ये करना पड़ेगा, तब जाकर ये काम होगा, वरना ये काम होगा ही नहीं। तो पहली बात तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो पूरी करी जा सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो पूरी नहीं की जा सकती। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसको हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे टाइम निकल गया, और टाइम निकलने के बाद में आप कोई कंडीशन बताते हैं तो वो कंडीशन कैसे पूरी करी जाएगी। जैसे मान लीजिए ये बोला जाए कि यार भाई, अगर तू पढ़ता तो पास हो जाता, तू पढ़ता तो पास हो जाता, लेकिन अब तो रिजल्ट ही आ गया ना कि पास नहीं हुआ। तो अब तू पढ़ता तो पास हो जाता, मैं ये बात आज बोल रहा हूँ, पास्ट में नहीं बोल रहा, अभी बोल रहा हूँ। लेकिन ये शर्त अब पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि एग्ज़ाम तो हो गया। लेकिन तू आएगा तो मैं तेरे साथ चलूँगा, तू आएगा तो मैं तेरे साथ चलूँगा, ये तो पूरी करी जा सकती है, क्योंकि तू आएगा तो मैं साथ चल जाऊँगा भाई, तू वो आ जाएगा और साथ चल जाएगा आदमी। तो कई बार शर्त क्या होती है, पूरी करी जा सकती है, लेकिन कई बार शर्त क्या होती है, पूरी नहीं की जा सकती। तो ऐसे कंडीशन के अंदर सबसे पहली बात तो हमें ये देखना होगा, जैसे मैं आपके सामने ये बात करता हूँ कि आज का टॉपिक जो हमारा है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन सा है साहब? कंडीशनल सेंटेंसेस आपके इस टॉपिक का नाम है। शर्त वाले वाक्य इसे कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो पहली बात तो ये आती है कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जितने भी कंडीशन बताने वाले वर्ड होते हैं, या फिर जितने भी कंडीशन को बताने वाले वर्ड का यूज़ होता है, तो वो कौन कौन से हैं। तो देखो, कई बार हमें इफ़ से कंडीशन बतानी होती है, कई बार हमें एज इफ़ से कंडीशन बतानी होती है, कई बार हमें अनलेस से कंडीशन बतानी होती है, कई बार हमें अनटिल से कंडीशन बतानी होती है, या फिर कंडीशन बताने के लिए हम प्रोवाइडेड का यूज भी करते हैं, और कंडीशन बताने के लिए हम इन केस का यूज भी करते हैं। यहीं पे ही कई जगह हमें आई विश से भी सेंटेंस मिल जाता है, कई जगह हमें ही विशेष से भी सेंटेंसेस मिल जाते हैं। इससे मिल जाते हैं, ही विशेष से भी मिल जाता है, कई बार हमें ओ दैट से भी मिल जाता है, और कई बार हमें इफ़ ओनली से भी कंडीशनल सेंटेंसेस मिल जाते हैं। व्हेन और बिफोर से भी कंडीशन बताई जाती है। तो कंडीशन बताने के लिए इन सभी का यूज़ हम करते हैं। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंडीशन पूरी करी जा सकती है, नहीं करी जा सकती है, तीनों ही टाइप के सेंटेंसेस, दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे। मेन बात यह है कि शर्त, अब ये देखना होगा कि सर पता कैसे चलेगा कि ये एग्जाम में जो सेंटेंस आया है वो कंडीशनल सेंटेंस ही है। ये बात तो ठीक है, एग्जाम में जो सेंटेंस आया है वो सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस का ही है। इस बात का पता कैसे चलेगा हमें? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंडीशनल वर्ड्स से पता चलता है। जो कंडीशनल वर्ड्स ये रहे आपके, इनसे पता चलता है। एग्जाम में हमेशा दो क्लोज किए जाएंगे, एक क्लोज ये और एक क्लोज ये। पहली बात तो ये। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये काम पूरा करना है, लेकिन ये काम पूरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसके ऊपर डिपेंड करेगा। भाई ये काम हो तो जाएगा, लेकिन पहले तुम ये काम करो, जब ये काम होगा। तो इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं कि एक क्लोज का काम दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है। सेम वही बात है, भाई मैं तुझे शादी की शॉपिंग तो करा दूंगा, भाई करा दे, लेकिन फिर तुझे एक बात है कि क्या, एक ड्रेस तुझे मुझे भी दिलानी पड़ेगी, और अगर मुझे नहीं दिलाया तो भाई फिर मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा शॉपिंग करने के लिए। मुझे अगर तू एक ड्रेस दिलाए तो मैं तेरे साथ जा सकता हूँ, और अगर नहीं दिलाएगा तो मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। ये बात आती है। ठीक है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है ये पूरी करने वाली कंडीशन होती है, इसको हम पूरा कर सकते हैं।
अब यहाँ से देखिए, जैसे सबसे पहली बात तो एक मैंने लिखा है इफ क्लोज, ये इफ क्लोज हो गया। और एक लिखा है मैंने यहाँ मॉडल क्लोज, तो यहाँ पर ये मॉडल हो गया। मतलब इफ क्लोज में, इधर वाले क्लोज में इफ आता है, बिल्कुल सही बात है। और इधर वाले क्लोज में मॉडल आता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इफ के साथ कितनी कंडीशन बन सकती है? देखो, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, इफ के साथ सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, और इफ के साथ थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। एक तो हमें ये बात ध्यान में रखना है, इफ के साथ तीन कंडीशन बनेगी। तो पहली कंडीशन कि इफ के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आना, दूसरी कंडीशन इफ के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का आना, और तीसरी कंडीशन इफ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का आना, इफ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का आना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये हमेशा ही हेड के साथ ही आती है, चाहे कुछ भी हो जाए। कंडीशनल सेंटेंस में जो ये थर्ड फॉर्म आती है, ये हमेशा इफ के साथ ही आती है। ये हमेशा इफ के साथ ही आती है, किसमें? कंडीशनल सेंटेंस में। तो पहली गलती या पहला जो एरर दे सकता है आपसे, वो ये पूछ सकता है कि यहाँ पर आपको हेज दे दे या यहाँ पर आपको हैव दे दे, तो या ये गलती हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जब भी, यहाँ पर मान लीजिएगा कि जब भी थर्ड फॉर्म आएगी वो हमेशा हेड के साथ ही आएगी। फिर अब बात चलती है आगे इफ को लेकर कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। अगर इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो इस साइड में आपका आंसर विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। इफ के साथ मान लो सेकंड फॉर्म आती है तो आपका आंसर इधर वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। और अगर इफ के साथ हेड थर्ड फॉर्म आती है तो फिर आपका आंसर इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। क्या होगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। अब यहां देखिए आप शांति से, ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 2 है, ये कंडीशन नंबर 3 है। पहली बात तो ये इफ के साथ तीन चीजें आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीन चीज आ सकती है। और अगर इफ के साथ में फर्स्ट फॉर्म हो तो विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगा। इफ के साथ सेकंड फॉर्म हो तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। इफ के साथ अगर हेड थर्ड फॉर्म हो तो मॉडल के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। अब यहाँ पर बात एक करनी है या यहाँ समझना है आपको, ये इफ प्लस ये वाला क्लोज इसकी जगह मिल सकता है और ये मॉडल वाला क्लोज इधर, ये दोनों आपस में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि पहले इफ वाले को ही लिखना है, नहीं, पहले विल प्लस फर्स्ट फॉर्म वाले को भी लिख सकते हैं। लेकिन ये पूरा इफ क्लोज फिर उधर जाएगा उठकर, इफ के साथ कभी भी मॉडल नहीं आता। मतलब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं यहाँ वाली जगह के ऊपर, तो यहाँ पर कभी भी मॉडल नहीं आता। क्लियर है? जैसे इस बात को मैं एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करके बताता हूँ। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा मोनिका इफ मोनिका कॉल्स हर इफ मोनिका कॉल्स हर सी विल सी विल हेल्प सी विल हेल्प। मान लो ये मैंने स्टेटमेंट दे दिया। अब मैंने देख लिया कि यार इफ के बाद में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, एक सेकंड रुको, इफ के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इस साइड में मेरा आंसर होगा विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इधर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मान लो इसको ये उल्टा लिख कर ऐसे आ जाता कि सी विल हेल्प सी विल हेल्प। अब ये इफ वाला पूरा अब लिखेंगे हम, इफ मोनिका इफ मोनिका कॉल्स हर इफ मोनिका कॉल्स हर। तो यहाँ पर हमने देखा कि इफ के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और ये विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये हमें याद रखना है कि इफ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आगे आपका आंसर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। और अगर विल प्लस, अब दूसरी बात, इफ चाहे स्टार्ट में आए तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ है, इफ बीच में आए तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ है, पर इफ के साथ आएगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही। एक तो ये चीज दिमाग में बिठाओ। दूसरी चीज, कई बार मान लो सेंटेंस ऐसा हो जाए जैसे इफ इफ मोनिका इफ मोनिका कॉल्स सॉरी इफ मोनिका विल कॉल हर शी सी कॉल्स सी विल सी विल हेल्प। लो,
मान लो ये सेंटेंस आ जाए, इसमें मैंने क्या किया है, ये जो सी विल हेल्प था ये तो मैंने सेम रखा, सी विल हेल्प, कोई छेड़खानी नहीं करी। इफ के साथ मैंने क्या किया, जो कॉल्स आ रहा था उसको विल कॉल कर दिया। तो ये इफ के साथ में ये मॉडल कभी भी नहीं आता, ध्यान रखना है। इफ के साथ मॉडल कभी भी नहीं आता, विल भी नहीं आएगा, वुड भी नहीं आएगा और वुड हैव भी नहीं आएगा। इफ के साथ कभी भी मॉडल नहीं आता। या दूसरी चीज, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पूछ लेता है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन गलत है, फॉलोइंग क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो याद रखना, ये इफ के साथ अगर कोई मॉडल आता है तो वो सेंटेंस कभी भी सही नहीं होगा। या फिर इसे सीधा याद रखो कि यहाँ पर भी विल आ गया और यहाँ पर भी विल आ गया, दो दो फ्यूचर कभी नहीं आते। विल विल साथ नहीं आता, विल शेल साथ नहीं आता, क्योंकि विल और शेल दोनों ही क्या है, फ्यूचर है। तो दो बार विल भी गलत है, दो बार विल शेल भी गलत है, दो बार या एक बार विल और शेल दोनों भी गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ही फ्यूचर है और फ्यूचर कभी भी एक साथ नहीं आते। इस हिसाब से ऐसा स्टेटमेंट अगर आता है कि दोनों जगह विल दिया जाए, या फिर एक ही सेंटेंस ऐसा आता है जिसके अंदर इफ के साथ कोई मॉडल दिया हुआ है तो भी गलत है, और दो जगह फ्यूचर आ जाए तो भी आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं कि इफ मोनिका इफ मोनिका called her if Monica called her she would help। अब यहाँ देखिएगा, ये स्टेटमेंट मैंने देखा भाई, यहाँ आया इफ मोनिका कॉल्ड, और ये कॉल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है साहब, ये कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बिल्कुल बात सही है। इफ के साथ ये कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म आती है तो ध्यान रखना, अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म आती है, इफ के साथ अगर सेकंड फॉर्म आती है तो यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इफ मोनिका कॉल्ड हर सी वुड कम, अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर होगा। इफ के साथ मान लीजिएगा, इफ के साथ आपकी इफ के साथ अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म है तो फिर आपका आंसर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर वुड हेल्प ही आएगा। मान लो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा चेंज किया और इस बार मैंने लिखा इफ मोनिका हैड कॉल्ड हर और फिर मैंने यहाँ लिख दिया शी वुड हैव हेल्प्ड, शी वुड हैव हेल्प्ड। लीजिएगा, ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। अब अगर ये स्टेटमेंट लिख दिया जाए तो यहाँ देखिएगा, इफ मोनिका हैड कॉल्ड हर, ठीक है, तो मोनिका के साथ यहाँ पर क्या आया है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है भाई। मोनिका के साथ अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है तो यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इफ मोनिका हैड कॉल्ड हर शी वुड हैव हेल्प्ड, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर शी वुड हैव हेल्प्ड, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ, क्लियर ही। हेड थर्ड फॉर्म इधर है तो उधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही होगा। तो इफ के साथ मैंने आपको तीन कंडीशन बताई है और तीनों कंडीशन आपके पास यही है। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म भी देखने को मिल सकता है, सेकंड फॉर्म भी देखने को मिल सकता है, और इफ के साथ थर्ड फॉर्म भी देखने को मिल सकता है। जो इफ के साथ थर्ड फॉर्म आती है वो हमेशा हेड के साथ में आती है। अगर इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म दिया जाता है तो मॉडल के अंदर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर होगा। इफ के साथ अगर सेकंड फॉर्म दिया जाता है तो मॉडल में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर होगा। इफ के साथ हेड थर्ड फॉर्म आता है तो मॉडल के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर होगा। अब मान लीजिए आप, यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ और मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर पूछने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा इफ रमेश wins the prize और फिर मैंने यहाँ लिखा शी अ कार। मान लीजिए मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब मैंने आपको ना यहाँ पर ऑप्शन दिए, जिसके अंदर मैंने पहला ऑप्शन दिया आपको कि विल परचेज्ड आएगा, विल परचेज्ड। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको फिर दिया यहाँ पर
कि यहाँ पर वुड परचेज आएगा। तीसरा ऑप्शन मैंने फिर आपको यहाँ पर दिया कि यहाँ विल परचेज आएगा। और चौथा आंसर मैंने आपको फिर दिया कि यहाँ पर वुड परचेज्ड आएगा। आएगा साहब, वुड परचेज्ड आएगा। लो, ये मेरा कंप्लीट एक स्टेटमेंट हो गया कि साहब यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो कि रमेश विंस द प्राइज सी ए कार, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका सही आंसर क्या होगा इनमें से, ये अपने को देखना पड़ेगा। पहले तो ये कि सेंटेंस एक कंडीशनल सेंटेंस, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है कि सर आपको कैसे पता चला कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। पता है, ऐसे चल गया भाई ये कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि ये इफ से स्टार्ट हो रहा है। पहली बात तो इफ, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि इफ के साथ में वर्ब कौन सी आई है, विंस आया है, मतलब ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अगर इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमें याद रहना चाहिए कि इफ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इधर आंसर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। तो विल के साथ में ये परचेज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो इसलिए गलत है। वुड के साथ परचेज इसमें वैसे भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म है। वुड परचेज यानी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आता है? जब इफ के साथ सेकंड फॉर्म हो तब। विल परचेज वैसे भी नहीं आ सकता, सॉरी, विल परचेज ये विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है। आंसर आपका यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा विल परचेज। बिल्कुल सही जवाब और बिल्कुल सही आंसर, नो डाउट। अब बात आती है इसके बाद में यहाँ वुड परचेज्ड, वुड के साथ सेकंड फॉर्म आती ही नहीं है, विल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है और वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर वुड हैव होता है तो फिर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं आपके लिए, और इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिखा आपकी बार कि इफ रमेश वॉन द प्राइस, इफ रमेश वॉन द प्राइस, और फिर यहां पे लिखा मैंने शी, हाँ ही करो रे, लड़का है ना भाई, हाँ ठीक है। अब यहां पर जैसे मैंने लिखा ही अ कार, अब मैं आपसे कहूं कि मुझे अब बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सा मुझे अब बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए साहब, तो यहां पर हमने देखा कि इफ रमेश वॉन द प्राइस, भाई ये तो इफ आ गया, ठीक है। इफ के साथ ये वर्ब का कौन सा फॉर्म आ गया? सेकंड फॉर्म आ गया। अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म आता है, अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म आता है तो इस साइड आंसर क्या होगा? वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, क्योंकि इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आए, यहाँ इस वाली बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, विल वुड हैव। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, विल वुड हैव। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, विल वुड हैव। मतलब ये हुआ कि इफ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, विल वुड हैव, ऐसी बात है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि भाई मुझे तो सेकंड फॉर्म मिला है, तो यहाँ आंसर मेरा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आंसर मेरा ये सही होगा इस क्वेश्चन में, यानी वुड परचेज मेरा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, मान लो हम तीसरा क्वेश्चन बिठाते हैं, और तीसरे क्वेश्चन में मैंने लिखा इफ रमेश हैड, इफ रमेश हैड won द प्राइज, won द प्राइज। लो भाई, इफ रमेश हैड won द प्राइज, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा ही, और यहाँ लिख दिया मैंने a कार। अब सही आंसर क्या होगा? अगर आप यहाँ सही आंसर की तलाश करोगे तो आपको साफ साफ एक चीज दिख रही है कि इफ के साथ क्या आया है, पहले ये चेक कर लेते हैं। क्या आ गया मेरा इफ, और इफ के साथ ये आ गया मेरा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए कहीं पर भी,
अगर इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं आ जाए तो फिर आगे आंसर होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा वुड हैव परचेज्ड। क्या आंसर हो जाएगा? वुड हैव परचेज्ड। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, बढ़िया आंसर होगा वुड हैव परचेज्ड। क्यों? क्योंकि इस तरह हेड प्लस वर्ब की थर्ड। तो मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आ गई होगी कि तीनों बात की कैसे क्या होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इफ आई हैड, इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आई, और यहाँ लिखा इट टू यू, इट टू यू। ऑप्शन दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ मैंने लिखा वुड हैव गिवन। ऑप्शन नंबर बी वुड गैव। ऑप्शन नंबर सी विल गिव। ऑप्शन नंबर डी वुड गिव। एक बार जल्दी से बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, अब यहां हमने देख लिया कि यार इफ के साथ में क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब मैं पहले तो आपको ये बता देता हूं कि वहां पर क्या आया, हेड। तो इस साइड आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको आंसर कर रहे होंगे वुड हैव गिवन, क्योंकि सर यहाँ हेड आ गया। भाई हेड आने से काम नहीं चलता, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। अगर इफ के साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, उस कंडीशन में जाकर यहां पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर होता है। आगे बात समझ। दूसरी बात पे आ जाओ। दूसरी बात यहां हमने देखी, एक और ध्यान से देखिएगा कि अब ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तब की बात है, लेकिन यहाँ तो हेड ही आया है। हेड के बाद थर्ड फॉर्म दिख रही है क्या कहीं को? किसी को नहीं दिख रही। तो ये हेड अपने आप में कौन सी फॉर्म है? ये अपने आप में ही सेकंड फॉर्म होती है। हेड खुद सेकंड फॉर्म है, एज एव की रखना होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर ये इफ के साथ सेकंड फॉर्म यूज हुई है, इसीलिए आगे इधर आंसर होगा वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए ये गलत है और ये आपका सही है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, इफ आई हैड हैड एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, और फिर मैं यहां लिखता कि आई इट टू यू। अब मैं कहूं कि साहब अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। अब आप यहां दिमाग लगा सकते हैं कि इफ के साथ में हेड प्लस ये हेड आ गया और इसके प्लस ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये हेड हेड आ रहा है, इसका मतलब एक हेड तो हेल्पिंग वर्ब है, और हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो डबल बार हेड आता है तो समझ जाओ कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी हेड ही होती है और हेल्पिंग वर्ब हेड है ही सही। तो ऐसी कंडीशन में कि इफ आई हैड हैड एन अम्ब्रेला आई वुड हैव गिवन इट टू यू। तो इसका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो करेक्ट आंसर ये होगा। और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट होगा वो होगा वुड हैव गिवन। ये मेरा सही आंसर है भाई। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आंसर रिएक्ट करेंगे। हम ऐसे बात बोलते हैं जैसे हिंदी का आपको यूज़ नहीं करना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी आपको एग्जाम में यूज़ ही नहीं करनी। डायरेक्ट ही क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलो, मैं आपको मीनिंग के आधार पे नहीं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन के आधार पे सोल्व करना सिखा रहा हूँ। अब मान लो कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि यार भाई अगर वो खेलता ना तो हम ये मैच जीत जाते, अगर वो खेलता तो हम मैच जीत जाते। अब कुछ हो नहीं सकता ना, हम तो मैच हार गए क्योंकि वो खेला ही नहीं था। पर अगर वो खेलता तो हम मैच जीत जाते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि इफ ही हैड played, if he had played the match, the match, be the match, या फिर इसको हटा दो, इसको हम इट लिख देते हैं मैच को।
ऑप्शन लिखा मैंने यहाँ पर ए, ऑप्शन लिखा मैंने वुड विन, ऑप्शन नंबर बी वुड वॉन, ऑप्शन नंबर सी विल वॉन, ऑप्शन नंबर डी वुड हैव वॉन, वुड हैव वॉन। वही सेम चीज कि साहब इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये देख लो कि मुझे क्या मिला हुआ है सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे इफ के साथ में जो चीज मिली है वो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ मिला है तो उधर आंसर क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो फिर मेरा सही आंसर यही है, डी इज राइट आंसर। ठीक है, वुड हैव वॉन करेक्ट आंसर है यहाँ पर, वुड हैव वॉन। ठीक है, इफ ही played, if he played the match, if he played the match, he, लो अब यहाँ क्या आएगा, वही सेम चीज है। इफ के साथ इस बार वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है, सेकंड फॉर्म आया है। अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म आ जाता है तो आंसर वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपके लिए आंसर ये होगा, वुड विन आपका सही आंसर होगा, वुड विन आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। पर यही स्टेटमेंट मान लो कि मैं प्रेजेंट में लिख रहा होता तो मैं कैसे लिखता कि इफ ही प्लेज, if he plays the match, if he plays the match, he it। इसका अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ ही प्लेज, तो ये प्लेज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर इफ ही प्लेज दिया हुआ है तो मैं आगे लिखूंगा ही इट। तो यहाँ जैसे ही मैं देखूंगा कि भाई मुझे यहाँ पर ही प्लेज द मैच लिखा हुआ है तो ही तो यहाँ है ही सही। इफ ही प्लेज द मैच, तो करेक्ट आंसर ये फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो विल विन आंसर सही होगा। कुल मिलाकर 3 कंडीशन बनती है इफ से। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल सकता है, इफ के साथ सेकंड फॉर्म देखने को मिल सकता है, इफ के साथ थर्ड फॉर्म देखने को मिल सकता है। पर आंसर तीनों ही कंडीशन में अलग अलग होंगे। इफ के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म देखने को मिला है तो आपका आंसर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, और इफ के साथ अगर सेकंड फॉर्म देखने को मिला है तो आपका आंसर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, और इफ के साथ अगर आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिला है तो आंसर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। फिर यहाँ पर बात आती है अपनी बात नेक्स्ट। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, सीमा इफ सीमा हैड won the lottery, won the lottery, she would, if Seema had won the lottery, she would have bought, एक सेकेंड रुक, she would have purchased a flat, a flat। यहाँ अगर आप देखोगे ना तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि साहब यहाँ पर तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसीलिए यहाँ पर आंसर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हुआ है। अब मान लो मैं इस क्वेश्चन, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको आंसर बताना है। हैड सीमा won the lottery, she would have purchased a flat। लो भाई, ये स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया, अब मुझे बताओ कि ये सही है या गलत है। अब एक समस्या आती है जो आपके माइंड में आएगी, वो पहली समस्या यही होगी, सर इसके अंदर हेड तो आया ही नहीं, सर इसके अंदर इफ तो आया ही नहीं, सॉरी सर ये इसमें तो इफ आ गया कि इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है तो मेरा आंसर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा।
तो इफ के साथ मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दिया है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पर सर जो सेकंड सेंटेंस है, उस सेकंड सेंटेंस में कहीं पर भी इफ नहीं आया। तो सर मुझे इस बात का पता कैसे चले कि अब ये कंडीशनल सेंटेंस है या कंडीशनल सेंटेंस नहीं है? क्योंकि ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि यहाँ तो इफ ही नहीं आया। यार बात तो सही है, इफ तो नहीं आया। जब यहाँ इफ नहीं आया तो अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी। बताओ कौन सी? जब इफ आता है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ए से आता है। मान लो कि इफ नहीं आता तो हेड से ही सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाती है। तो यहाँ सेंटेंस की स्टार्टिंग ही किससे हो गई? हेड से हो गई। तो भी ये कंडीशनल सेंटेंस है। और ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों के दोनों ही सेंटेंस सेम है। इनका मीनिंग भी आपका सेम है, इनका स्ट्रक्चर भी आपका सेम है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, जानबूझ के इफ को गायब कर देता है। इफ को गायब जानबूझ के करेगा ताकि आप ये कंफ्यूजन में आ जाओ कि यार यहाँ तो ये कंडीशनल सेंटेंस ही नहीं है, क्योंकि इफ आया ही नहीं। और अगर इफ नहीं आया तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो ही नहीं सकता। बात सही है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग ही एड से हो रही है तो समझ जाना ये इफ का ही काम कर रहा है। और इधर भी आपका आंसर क्या होगा? वही सेम आंसर होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये वाला इफ के साथ क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और ये जो थर्ड फॉर्म आती है किसके साथ आती है? हेड के साथ। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है तो इधर आंसर क्या होगा? विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। इफ के साथ मान लीजिए सेकंड फॉर्म आता है, इफ के साथ मान लीजिए सेकंड फॉर्म आता है तो वुड के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया जाता है तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा भाई? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाता है तो आंसर इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा ही होगा। क्लियर है? अब देखो, अब तक हमने सभी क्वेश्चन में क्या किया है, ध्यान से देखना। अब तक हमने सभी क्वेश्चन में एक चीज करी है। सब एग्जाम्पल में मैंने ये दिया है और ये भरवाया है। यहाँ मैंने ये दिया, ये पूछा है। यहाँ मैंने ये दिया, ये पूछा है। यहाँ मैंने ये दिया, ये पूछा है। यहाँ पर ये दिया और ये पूछा है। और यहाँ पर ये दिया, वो पूछा है। यहाँ ये दिया, ये पूछा, ये दिया, ये पूछा। मतलब मैंने हमेशा आपको इफ वाली चीज दी है और उधर वाली चीज पूछी है। कई बार उधर वाली चीज दी जाती है और इधर वाली पूछी जाती है। तो विल फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म आंसर करना। वुड फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो सेकंड फॉर्म आंसर करना। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखूं, इफ रमन, इफ रमन ऑन टाइम आई आई वुड गिव हिम मनी, हिम मनी। अब ये उल्टा हो गया। मैंने अब आपसे पूछा है कि साहब यहाँ क्या आएगा? पहला ऑप्शन कि यहाँ कम आएगा, दूसरा ऑप्शन कि यहाँ पर कम्स आएगा, तीसरा ऑप्शन कि यहाँ पर केम आएगा, चौथा ऑप्शन कि यहाँ पर विल कम आएगा। क्या आएगा? विल कम आएगा। पहली बात तो यह है कि इफ के साथ में कभी विल वुड वुड हैव तो आता ही नहीं है, तो इसको तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है कि इफ के साथ में कभी भी आपको ये देखने को मिले कि उसमें विल आ गया, वुड आ गया, ऐसा कभी नहीं आएगा। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो ये तो वैसे इनकरेक्ट हो गया। फिर बात आ रही है कि सर इधर दिया हुआ क्या है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आता है? जब इफ के साथ सेकंड फॉर्म हो, तभी तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो कम तो फर्स्ट फॉर्म है, कम्स भी फर्स्ट फॉर्म है। सही आंसर क्या होगा अपना? केम यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सेम क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा हो, इफ रमन, इफ रमन, और यहाँ पर मैंने देखो, एक सेकंड रुको, ऑन टाइम, ऑन टाइम, और यहाँ लिखा आई विल, आई विल गिव, आई विल गिव हिम मनी, आई विल गिव हिम मनी। लो भाई, ये मैंने कंप्लीट एक स्टेटमेंट दे दिया। अब आपको ये समझना है, सेम चीज मैंने दी है,
और यही आपको समझना है कि साहब अब यहाँ क्या आएगा। तो इफ रमन ऑन टाइम आई विल गिव हिम मनी, ये क्वेश्चन मेरे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि इफ रमन ऑन टाइम आई विल गिव हिम मनी, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। अगर उस साइड विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो इस साइड क्या आएगा, जाहिर सी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ इनमें से क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा तो रमन आएगा। अब रमन के साथ ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इफ के साथ मॉडल कभी आता ही नहीं है, केम आएगा ही नहीं क्योंकि सेकंड फॉर्म है। सॉरी, इसे काट दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन सेम है। तो रमन के साथ कम्स या कम्स में से आएगा, दोनों फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है और ये भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए आपका सही आंसर कम्स होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, कम्स, यहाँ आपका एकदम सही और एकदम सटीक आंसर हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंसेस में दोनों ही टाइप से पूछ सकता है। इफ के साथ वर्ब देकर आगे आपको ऑप्शन पूछ सकता है, या आगे वाला ऑप्शन देकर आपको इफ के साथ वर्ब पूछ सकता है। इसको एक ही सीक्वेंस में याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद रखना है। अगर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फिक्स याद रखना है, उधर याद रखना है विल, वुड, वुड हैव। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, विल, वुड, वुड हैव। क्लियर है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, विल, वुड, वुड हैव। तो यहाँ पर है। अब दूसरी हम आपसे बात करने वाले हैं। दूसरी शर्त, एक शर्त और आती है अपने पास जिसे हम काल्पनिक शर्त बोलते हैं। काल्पनिक शर्त बोलते हैं, इमेजिनेटिव कंडीशन। कौन सी शर्त बोलते हैं भाई? इमेजिनेटिव कंडीशन हम इसे बोलते हैं। अब बात आती है कि सर काल्पनिक शर्त क्या होती है। देखो, वर्ड से पता लग रहा होगा कि इसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं होता, ये केवल काल्पनिक शर्त होती है, इसमें केवल कल्पना करी जाती है, इसमें किसी भी चीज की कल्पना हो सकती है। तो ये एक तरीके से उस जैसे बात करता है कि जैसे इंसान कल्पना करता है, जैसे कि एक गाने के अंदर बोला जाता है कि काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में, तकलीफ ना होती जीने में। तो दो दिल कभी होते नहीं है, यही कंडीशनल सेंटेंस है, यही काल्पनिक शर्त है, यही इमेजिनेटिव कंडीशन है, क्योंकि केवल आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि इमेजिनेटिव जो कंडीशन होता है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से डिनोट करते हैं, डिनोट सॉरी। काल्पनिक शर्त हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही डिनोट होती है, सेकंड फॉर्म से डिनोट होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एक वर्ब है जिसका नाम है बी वर्ब। बी वर्ब जैसे प्ले होता है वैसे बी होता है। इसकी अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम और आर। और इसकी अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो इसका सेकंड फॉर्म होता है वॉज और वर। और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसका थर्ड फॉर्म होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। और थर्ड फॉर्म होता है इसका बीन। अब मान लो आपको कभी बी की सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़े कंडीशनल सेंटेंस में, तो आप किसका यूज करोगे, वॉज और वर का। बस आपको ये याद रखना कि कंडीशन केवल वर ही बताता है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि इमेजिनेटिव कंडीशन में, इमेजिनेटिव कंडीशन में, इमेजिनेटिव कंडीशन में बी की सेकंड फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म वर का ही यूज होता है, वर का ही यूज होता है, यूज होता है। चाहे सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, या प्लूरल। क्यों या प्लूरल? क्योंकि यहाँ ये वोजवर का यूज नहीं है, ये तो काल्पनिक शर्त है। और काल्पनिक शर्त या जो इमेजिनेटिव कंडीशन है वो केवल वर ही बता सकता है। और वर अपने आप में कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ही सही। तो
सब्जेक्ट चाहे कुछ भी आ जाए, आपको हमेशा वर का ही यूज करना है, ये बात अपने दिमाग में आप बिठा के रखें। जैसे यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा कि इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है। फिर मैंने लिखा आई और यहां लिखा इन द स्काई, या रुको एक सेकेंड, और यहां मैंने लिखा फ्लाई, वर्ब दे दी, और इन द स्काई कर दिया मैंने, इन द स्काई। अब ये कह रहा है कि इफ आई वर अ बर्ड आई फ्लाई इन द स्काई, तो मैंने मुझे क्या मिला, इफ मिल गया। भाई इफ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, इफ के साथ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वही सेम चीज है, इफ वाली चीज ही है। यहाँ पर है तो सेकंड फॉर्म है, प्लेड होता तो सेकंड फॉर्म होता, न्यू होता तो सेकंड फॉर्म होता, वेंट होता तो सेकंड फॉर्म होता। कुल मिलाकर जैसे वेंट होता वैसे यहाँ पर वर दिया हुआ है, क्योंकि वर भी तो बी की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर जब इफ आई वर अ बर्ड, इफ के साथ सेकंड फॉर्म है, तो उधर आंसर क्या होगा, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड फ्लाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो ये सेकंड फॉर्म ही है। और मान लो वुड फ्लाई दे देता और आपसे इधर पूछता कि इधर क्या आएगा, तो इधर वर आता, क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म वर है। तो सेकंड फॉर्म यहाँ आया है, इसलिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पर आया है। ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने इफ के साथ तीन कंडीशन देखी है, और इफ के साथ जो तीन कंडीशन आई है, उसके बाद हमें इमेजिनेटिव कंडीशन देखी है। आपको ये बात याद रखनी है, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, सेकंड फॉर्म आ सकता है, थर्ड फॉर्म आ सकता है। अगर इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आए, सेकंड फॉर्म आए, थर्ड फॉर्म आए, उस साइड में आपका आंसर विल, वुड और वुडेव होगा। सीधा एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, विल, वुड, वुड हैव, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, विल, वुड, वुड हैव, ऐसे हम याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने काल्पनिक शर्त देखी है। काल्पनिक शर्त सेकंड फॉर्म से डिनोट करी जाती है, बी की सेकंड फॉर्म वर होती है। अगर कभी भी वोज वर में से किसी का यूज करना हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में वर का ही यूज होगा। वोज का यूज कभी भी नहीं आता, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी सब्जेक्ट हो। जैसे यहाँ पर लास्ट सेंटेंस में हमने देखा था कि इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। अब वो पक्षी नहीं है, इसलिए केवल वो कल्पना कर रहा है। क्या कर रहा है, वो केवल कल्पना कर रहा है कि अगर ऐसा होता तो फिर मैं आसमान में उड़ता। कंडीशनल सेंटेंसेस की, इसी इमेजिनेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस की आगे की जो चीज़ें हैं, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई? और हो सकता है कि कल अपना ये टॉपिक भी फिनिश हो जाए, क्योंकि इतनी सी चीज़ें हैं, छोटी मोटी और चीज़ें बच रही हैं। तो कल की क्लास में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए तो बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलूंगा, सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। नोट्स साथ में बनाते रहें और इनको पढ़ते रहें। यूट्यूब पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। मैंने पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे ऐसे, अगर आप मिलता नहीं तो आप ऐसे लिख लेना कि जैसे टेंस क्वेश्चंस रवि आचार्य सर, वॉइस क्वेश्चन रवि आचार्य सर, तो ऐसे आप लिखोगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू।